यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। आज की क्लास में हम बात करेंगे MSN और CHN बेस्ड क्वेश्चन की। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आज की क्लास में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी मेडिकल नर्सेज अपनी सभी बुक्स एंड PDF पर बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। चाहे आप फ्लिपकार्ट के थ्रू लेते हो या डायरेक्ट लेते हो तो आपको सभी बुक्स में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी लोग बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में हुए एग्ज़ाम में भी आया था। 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी संक्रमण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में है आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू फीकल ओरल रूट, इट इज़ 50 to 100 times more infectious than HIV, hepatitis B infection is not preventable, 1/3 of individual with the infection will be aware of how they acquired it। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट क्या होगा हेपेटाइटिस बी को लेके। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में आपको क्या कहा गया है कि थ्रू द फीको ओरल रूट। तो हेपेटाइटिस बी है जो फीको ओरल रूट से नहीं फैलता है, ये सबको पता है। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस सी ओनली किससे फैलते हैं, फीको ओरल रूट से। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज़ नॉट प्रिवेंटेबल, इट्स अ प्रिवेंटेबल, क्योंकि आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के थ्रू इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जन्म के समय बच्चे को तो वैक्सीन दी ही जाती है और साथ ही साथ जो पेंटावैलेंट वैक्सीन उसमें ऐड करके वैक्सीन दी जाती है। जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको भी ये वैक्सीन दी जा सकती है, तो ये प्रिवेंटेबल है। फिर कहा 1/3 ऑफ इंडिविजुअल विद द इन्फेक्शन विल बी अवेयर ऑफ हाउ दे एक्वायर्ड इट। बिल्कुल भी लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस बी हो कैसे गया है। जो हॉस्पिटल में है तो वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको निडल प्रिक से हुआ होगा या फिर जिन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया होगा, लेकिन कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कैसे उनको हुआ। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बचा क्या, बी वो क्या होगा, इट इज़ 50 to 100 times मोर इन्फेक्शियस देन HIV। WHO के अकॉर्डिंग है जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ज़्यादा इन्फेक्शियस है कंपेयर टू HIV के। इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि हेपेटाइटिस बी है जनरली आपको डायरेक्ट ब्लड के थ्रू हो सकता है, बट जो HIV का मेन कॉजिंग रूट होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो जब कोई भी चीज़ आपके ब्लड में डायरेक्ट फ्लो ऑफ होगी कंपेयर टू सीमेन या अदर थिंग्स के, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही रीज़न है कि 50 से 100 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस है किससे, HIV से। यदि आप HIV वाले पर्सन के साथ बैठ के खाते पीते हैं, गले लगते हैं, तो आपको HIV नहीं होगा। लेकिन यदि ब्लड के थ्रू यदि हम बात करें तो HIV और जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है इनका कंपैरिजन करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस क्या होगा, ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा कंपेयर टू HIV के। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इट इज़ 50 to 100 times मोर इन्फेक्शियस देन द HIV। अभी देखिए यहाँ पर जो हेपेटाइटिस पढ़े हैं हमने, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो लिवर है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना वे अलग अलग टाइप का होता है। कुछ खाने पीने से होगा, कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूज से होगा, कोई एक है तो उसके साथ में होगा। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट है हेपेटाइटिस ए, क्या है, हेपेटाइटिस ए, इसका मेन ट्रांसमिशन ऑफ मोड होता है गंदा खाना पीना, मतलब कि फीको ओरल रूट के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। इसका पैथोजन क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस पिकोरना ब्रेडी। एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, पिकोरना ब्रेडी जो कि हेपेटाइटिस ए का पैथोजन वायरस है। अलग अलग के अलग अलग है, आपको याद रखना है। हेपेटाइटिस ए का क्या है, पिकोरना ब्रेडी, हेपेटाइटिस बी का हेपेडना ब्रेडी, सी का फ्लेविब्रेडा, डी का डेल्टा ब्रेडा और ई का क्या है, कैल्सी ब्रेडा। हेपेटाइटिस ई जब होता है जब किसी हेपेटाइटिस डी मेनली जब होता है जब किसी को कोई अदर कैटेगरी का हेपेटाइटिस हुआ हो तब। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। दोनों का इंक्यूबेटरी पीरियड भी सेम होता है, 2 से 6 हफ्ते का ही, 2 से 6 हफ्ते का इंक्यूबेटरी पीरियड का मतलब होता है कि जब आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस एंट्री कर जाए उसके बाद आपका शरीर जो लक्षण दिखाएगा वो कहलाता है इंक्यूबेटरी पीरियड। अब लक्षण क्या होंगे जब कोई इन्फेक्शन होता है, यदि तो इन्फेक्शन में फीवर आना कॉमन बात है, हेडेक होगा, थकावट होगी,
काइंड ऑफ यदि आप लिवर टेस्ट वगैरह कराएंगे तो जॉइंटिस पॉजिटिव आपको आ सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, आईजीएम एंटीबॉडीज़। हेपेटाइटिस बी जो कि लिटिल फ्रैग इंजरी से हो सकता है, माँ से बच्चे को हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू रेयर केस में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सीवियरली लीवर डैमेज होने के चांसेस होंगे, और क्रोनिक डिसीज़ भी हो सकती हैं। क्रोनिक मतलब हेपेटाइटिस बी का जो ड्यूरेशन ही है वो क्या है, लंबा है, 3 से 26 हफ्ते तक तो पता करने में ही लग जाएंगे। आईजीएम एंटीबॉडीज टेस्ट होगा। हेपेटाइटिस सी जिसका पैथोजन क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस HCV फ्लेविब्रेडा। जैसे हेपेटाइटिस बी फैलता है वैसे ही सी भी हो सकता है, बट सी को क्या कहा जाता है, ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। ट्रांसफ्यूजनल इसलिए क्योंकि ये ट्रांसफ्यूजनल का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि ब्लड वगैरह आप चढ़ाते हैं, यदि पर्सन इन्फेक्टेड है तो हो सकता है। और यहाँ पर PCR टेस्ट है जो किया जाएगा। और जो हेपेटाइटिस ई है इसका जो पैथोजन है वो क्या है, कैल्सीब्रेडा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि यदि कैल्सीब्रेडा है तो कौन सा हेपेटाइटिस का वायरस है, डेल्टा ब्रेडा है या फ्लेविब्रेडा है, हेपेटनोब्रेडा है। तो यहाँ पे इनके आपको नाम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन A, D, E, K। कौन सा पोषक तत्व विटामिन A, D, E और K के अवशोषण में मदद करता है। सबको पता होगा कि विटामिन A, D, E, K हैं क्या, ये क्या है, विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील और फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो ऑप्शन में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फैट। तो A, D, E, K क्या हो गए सभी आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन, और इनको एब्जॉर्प्शन में ज़रूरत भी किसकी पड़ क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, मतलब फैट सॉल्यूबल विटामिन है, और इनको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फैट की, A, D, E एंड K। अब यहाँ पे देखिए आप एक लिस्ट देखेंगे, इससे आपको सभी विटामिन्स के केमिकल नेम, सभी विटामिन्स के क्या है, केमिकल नेम, और साथ ही साथ उनसे होने वाली बीमारियाँ उनकी कमी से होने वाली बीमारियों की लिस्ट एक दी गई है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से होता है ज़ेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, वाइट हॉट स्पॉट। यहाँ पे ऐड नहीं है बट मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि इनको ऐड कर दूँ। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ज़ेरोप्थेल्मिया, वाइट हॉट स्पॉट और नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन A, D, E, K। फिर आता है आपका विटामिन डी जो कि हड्डियों के लिए ज़रूरी है। इसका केमिकल नेम होता है कोलेकैल्सीफेरॉल। बच्चों में बात करें तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और बड़ों में बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया। फिर आता है आपका ई मतलब टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल मतलब यहाँ पर बच्चों में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें हीमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, मतलब बांझपन के लिए जो विटामिन है वो क्या है, विटामिन ई। फिर आता है विटामिन के जो कि रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। यदि बच्चों को एट द टाइम ऑफ बर्थ जो इंजेक्शन देते हैं विटामिन के का, वो इसीलिए देते हैं कि बच्चों में कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। इसका केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्यूनोन। फिर आपके आते हैं पानी में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स और सी कैटेगरी के विटामिन। तो विटामिन B1 थियामिन जिसकी कमी से होता है बेरी वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस। आपने पढ़ा होगा कि जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, शराब पीने वालों को वर्निक्स कोर्साकॉफ होने के चांसेस होते हैं, और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है, थियामिन और B1। फिर आता है B2 मतलब राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है, एर्बोफ्लेविबोनस। फिर आपका B3 और नियासिन जिसका जो मेन रीज़न है विटामिन B3 या फिर नियासिन, इसकी कमी से होता है पेलाग्रा के 4D सिम्टम्स, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड लास्ट इज द डेथ। फिर आता है B5 मतलब पेंटोथोनिक एसिड जिसकी कमी से क्या होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम, पाँव में जलन टाइप से फील होगी। B6 मतलब पायरिडॉक्सिन जिसकी कमी से क्या हो सकता है, एनीमिया, खून की कमी। B7 बायोटिन, यदि स्किन की बात करें तो स्किन के लिए हेल्पफुल है, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस हो सकता है। B9 मतलब फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो सकता है, बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो सकता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में यदि माने प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव की और इनिशियल 12 हफ्ते तक जो फॉलिक एसिड नहीं लिया तो बच्चे में एंटीडी डेवलप हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर आता है B12 और साइनोकोबालमिन। B12 के लिए कहा जाता है कि जो भी लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें इसकी कमी हमेशा देखने को मिलती है,
और इसकी कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर आता है विटामिन सी, जिसकी कमी से होता है क्या, स्कर्वी, ओंठ कटे फटे हुए होना, और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। तो जितने भी विटामिन हैं उनका केमिकल नेम, उनकी कमी से होने वाली प्रॉब्लम्स और ये किस चीज़ में अवेलेबल होते हैं वो आपको एक लिस्ट बना के याद रखना है। एग्ज़ाम में यदि आपने विटामिन पढ़ लिए, 100 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन आपको विटामिन से तो मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मीडियल एंड ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब ओपन्स इन टू। तो जो ऑडिटरी ट्यूब का जो लास्ट मीडियल पार्ट है वो कहाँ पे खुलता है, नेजोफेरिंग्स, लेरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स या लैरिंग्स में। तो ये पार्ट है किसके, फेरिंग्स के, नेजो, लैरिंगो, ओरो मतलब ओरल पार्ट, नेजो मतलब नाक के यहाँ पर, लैरिंग्स मतलब गले के यहाँ पर। तो तीनों पार्ट्स हैं इसके फेरिंग्स के। अब जो ऑडिटरी ट्यूब है जिसको हम क्या कहते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब। ये स्टेचियन ट्यूब आपने नाम सुना, आपके दिमाग में क्या आया, डायरेक्ट आपके ईयर आए, कान आए। अब कान का जो पार्ट है, जो यूस्टेचियन ट्यूब है और ऑडिटरी ट्यूब है, कहाँ पे ओपन होती है, तो ये ओपन होती है हमारे नाक के यहाँ पर। कहाँ पर, नाक के यहाँ पर, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका नेजोफेरिंग्स। देखिए ये हो गई नेजल कैविटी, ये हो गया फेरेंजियल एरिया। फेरेंजियल एरिया का एक हिस्सा होता है कहाँ पर, लैरिंग्स के यहाँ पर, दूसरा ओरो मतलब ओरल साइड, और एक होता है यहाँ पर नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। तो अब यहाँ पर ये देखिए यूस्टेचियन ट्यूब और ऑडिटरी ट्यूब जिसको हम कहते हैं, ये कहाँ पे खुलती है, नेज़ल एरिया में। कहाँ पर, नेज़ल एरिया में। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा आपका, नेजोफेरिंग्स, जो मीडियल पार्ट है यूस्टेचियन ट्यूब और ऑडिटरी ट्यूब का, कहाँ पे ओपन होगा, नेजोफेरेंजियल एरिया में। अगला है क्वेश्चन हमारा, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर अ न्यूबॉर्न वेटिंग 2000 to 3000 ग्राम। यदि बच्चे का वजन 2000 से 3000 ग्राम है, मतलब कि बच्चा क्या है, हेल्दी बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, वजन नॉर्मल वजन है बच्चे का 2.5 to 3 kg तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो यदि 2000 ग्राम से 3000 ग्राम है तो कौन से साइज की एंडोट्रैकियल ट्यूब इस्तेमाल की जाएगी, 4.0, 3.0, 3.5 या फिर 2.5। तो यहाँ पर जो इंटरनल डायमीटर होता है किसी भी ट्यूब का वो किस में होता है, फ्रेंच में। तो यहाँ पर जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना होगा, जीटी ट्यूब यूज़ की जानी है 2 से 3 किलोग्राम के बच्चे में, तो वो होगा यहाँ पर 3.5 तक। कितना, 3.5 तक। ये देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, जो आईडी है मतलब ये क्या है, इंटरनल डायमीटर है, यहाँ पर एमएम में साइज है जो दी गई है। अब यदि बच्चे का वजन, ये देखिए जो यहाँ पर एंडोट्रैकियल ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर है वो मिलीमीटर में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जेस्टेशनल एज इन वीक्स डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे आपको इस मेथड के थ्रू याद रखना है, ईटी ट्यूब यदि बच्चे में आप निकाल रहे हैं तो क्या है, जेस्टेशनल एज, मतलब जेस्टेशनल एज का मतलब कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा हुआ है, उसमें 10 को है जो क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये निकल के आएगा। तो शुरुआत होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की 2.5 mm डायमीटर से, किससे, 2.5 इंटरनल डायमीटर से होगी यहाँ पर। यदि बच्चे का वजन 1000 ग्राम से कम है, मतलब 1 किलो से कम है, तो जेस्टेशनल एज एज एवरेज रही होगी 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में ही बच्चा पैदा हो गया होगा। तो यहाँ पर 2.5 डायमीटर की क्या यूज़ की जाएगी, ईटी ट्यूब। यदि बच्चा 28 से 34 हफ्ते की प्रेगनेंसी के दौरान पैदा हुआ है तो बच्चे का वजन 1000 से 2000 ग्राम के बीच में होगा, और यहाँ पर जो ट्यूब यूज़ की जाएगी वो कितनी होगी, 3 mm की, 3 mm की। यदि यह बच्चा 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम के बीच का हुआ है तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी क्या हुई होगी, टर्म प्रेगनेंसी हुई होगी। 37 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी को टर्म प्रेगनेंसी में कंसीडर कर दिया जाता है, मतलब 35 से 38 हफ्ते। तो जो आईडी में जो डायमीटर होगा, इंटरनल डायमीटर होगा, वो कितना होगा, 3.5 mm साइज की ईटी ट्यूब यूज़ की जाएगी। अब यदि बच्चा 3 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का हुआ और यदि उसको ज़रूरत पड़ती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की, तो इस दौरान 4 mm की ट्यूब है जो यूज़ की जाएगी, और बच्चा पॉसिबिलिटी रहेगी कि 38 हफ्ते का जो जेस्टेशन पीरियड है वो कंप्लीट करके ही पैदा हुआ होगा। तो यहाँ पर जो इंटरनल डायमीटर के लिए फॉर्मूला दिया गया है वो याद रखें आप। यदि जेस्टेशनल एज है यहाँ पर पता है आपको हफ्तों में, तो उसको 10 से सीधा डिवाइड कर देना है। क्या है, जेस्टेशनल एज यहाँ पर देखिए 28 है, सॉरी
यदि यहाँ पर जेस्टेशनल एज कितनी है 28 है, तो यहाँ पे आप उसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, कितना होगा यहाँ पर 2.8 होगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत हम कर रहे हैं कितने की, तो यदि जब यहाँ पे शुरुआत की बात की जा रही, शुरुआत ही कितने से होगी 2.5 से हो रही है। तो यहाँ पर आपको यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाए कि बच्चे का वजन कितना है 2000 से 3000 ग्राम है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको बच्चे का वजन नहीं दिया गया है, इसकी जगह क्या दिया गया है आपको, जेस्टेशनल एज, क्या है जेस्टेशनल एज यहाँ पे आपको यदि दे दी जाती है, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेस्टेशनल एज में आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 10 कर देना है, तो आपका आंसर है जो निकल के आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो इज डन टू असेस द मैच्योरिटी ऑफ, तो LS रेशियो मतलब लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो है जो किसकी मैच्योरिटी चेक करने के लिए किया जाता है, लंग्स की, ब्रेन की, फीटल सर्कुलेशन की, कि गोनेट्स की। गोनेट्स मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, फीमेल के और मेल के। तो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो LS रेशियो चेक किया जाता है लंग्स मैच्योरिटी के लिए, कि बच्चा यदि समय से पहले पैदा हो गए, प्रीटर्म बेबीज पैदा हुए हैं, तो उनके लंग्स प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और उसकी मैच्योरिटी के लिए क्या दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डेक्सामेथासोन, जो कि एक स्टेरॉइड्स है। ये भी आपको आ सकता है, तो डेक्सामेथासोन है जो यहाँ पे बच्चे को दिया जाता है। तो यहाँ पर लंग्स मैच्योरिटी के लिए जो LS रेशियो मतलब लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो है, जो यदि LS रेशियो 2.4 से ज़्यादा है, क्या है, यदि LS रेशियो 2.4 से ज़्यादा है, मतलब क्या है, बच्चे के लंग्स से प्रॉपरली मैच्योर हो चुके हैं। यदि इससे कम है, क्या है, यदि इससे कम है, तो बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सांस लेने में दिक्कत होना, और भी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट जो मेन यहाँ पर फाइंडिंग की जाती है शुरुआत में, वो होता है RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो मैच्योरिटी पता की जाती है LS रेशियो से, वो मैच्योरिटी पता होगी कौन से ऑर्गन के लिए, वो होगी हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए। तो यहाँ पर LS रेशियो को क्या कहा जाता है, फीटल लंग मैच्योरिटी मार्कर। फीटल लंग मैच्योरिटी मार्कर मतलब लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, जो कि 2.4 नॉर्मल है। यदि इससे ज़्यादा है मतलब ठीक है लंग्स, लेकिन यदि 2.4 या 2.5 है, मतलब लंग्स क्या है, प्रॉपर बच्चे के डेवलप हो गए हैं, बहुत ही कम चांस है बच्चे को RDS डेवलप होने के। लेकिन यदि ये 1.5 है या इससे और कम जाता है, तो बच्चे को ज़्यादा चांसेस है RDS डेवलप होने के, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होने के। नेक्स्ट है यहाँ पर, ड्रग यूज्ड फॉर क्लोजिंग PDA इन अ न्यूबॉर्न बेबी। PDA मतलब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है। क्या है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ मतलब, कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिस दौरान बच्चा पैदा हुआ हो वो उस बीमारी के साथ ही पैदा हुआ है, तो वो, तो PDA के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो क्या है, मेफेनोमिक एसिड, जिसको मेफ्टॉल भी कह सकते हैं, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है PDA को क्लोज करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा है, गट्स की बात करें, गट या आर्थराइट गट के लिए तो एलोप्योरिनॉल यूज़ करते हैं। वैसे कुछ एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन होती हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर ड्रग को यूज़ किया जाता है, जैसे ICP बड़ा हो तो मैनिटॉल दिया जाता है, वैसे ही PDA में क्लोज करने के लिए दिया जाता है आइबुप्रोफेन। क्या है, आइबुप्रोफेन अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जगह पर इंडोमेथासिन भी यूज़ किया जा सकता है। क्या है, इंडोमेथासिन को भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आइबुप्रोफेन अवेलेबल नहीं है, तो PDA को क्लोज करने के लिए 70 से 80% केसेस में जो ड्रग यूज़ की जाती है वो क्या होती है, इंडोमेथासिन और आइबुप्रोफेन। लेकिन इनकेस आपके पास ऑप्शन में इंडोमेथासिन है और आइबुप्रोफेन है, दोनों को इक्वली ही यूज़ किया जाता है, तब आप आइबुप्रोफेन को मार्क कीजिए, क्योंकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी ड्रग में दी जाती है। द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरवेंशन ऑफ 6x6 स्ट्रेटजी ऑफ एनीमिया मुक्त भारत। तो एनीमिया मुक्त भारत के तहत यहाँ पर
तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, एनीमिया मुक्त भारत के तहत क्या है, एनीमिया मुक्त भारत के तहत जो 6.6 स्ट्रेटजी है वो कौन सी नहीं है। डिवॉर्मिंग मतलब जो एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल टैबलेट दी जाती हैं, बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार हर 6 महीने में। फूड फोर्टिफिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एनीमिक मदर्स या फिर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। तो 666 स्ट्रैटेजी है एनीमिया मुक्त भारत की। मतलब क्या है, भारत को हमें एनीमिया से मुक्त बनाना है। तो एनीमिया मुक्त भारत की जो स्ट्रेटेजी है इसके तहत डिवॉर्मिंग की जाती है, जो आहार का पुष्टिकरण, एक होता है फूड एडल्ट्रेशन, एक होता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो खाने की चीज़ें हैं उसमें और अच्छी चीज़ों को मिलाना हो। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना, ख़राब चीज़ें जो फ़ायदा तो नहीं करेंगी बट हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन जो एनीमिया मुक्त भारत है इसके तहत जिन माँओं को क्या है, जिन माँओं को एनीमिया है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता है। यस, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करने से होगा क्या कि यदि कुछ सेकंड तक कॉर्ड क्लैंप नहीं की तो जो कॉर्ड में ब्लड है वो बच्चे को चला जाएगा, कॉर्ड में जो ब्लड है वो बच्चे को चला जाएगा, तो वो कहलाता है डिले कॉर्ड क्लैंपिंग। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब यदि माँ को कोई इस तरीके से प्रॉब्लम है जो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, तो उस दौरान एज सून एज है जो हमें कॉर्ड को कट करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर 6 स्ट्रेटजी है टोटल। पहली क्या है, बच्चे 6 to 59 मंथ्स ऑफ एज, बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से 59 महीने की एज में है। एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ इसका हिस्सा हैं जो कि 10 से 19 साल की एज के हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर जो कि 0 to 6 मंथ, लैक्टेटिंग मदर यहाँ पर 6 मंथ तक को कंसीडर किया गया है। वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, मतलब 20 से 24 साल की उम्र के लिए, बच्चे 5 से 9 साल की उम्र के लिए। एक हैं बच्चे 6 महीने से 59 महीने की उम्र तक, और एक है 5 साल से 9 साल की उम्र के। क्या है, 6 बेनिफिशियर्स हैं एनीमिया मुक्त भारत के। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड वेलफेयर के थ्रू लाया गया प्रोग्राम है नेशनल डिवॉर्मिंग डे, जो कि हम हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त 2 डेट यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें 1 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल का डोज दिया जाता है। क्या है, एल्बेंडाजोल का डोज दिया जाता है बाई एनुअल, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, साल में 2 बार। उम्र है 1 से 19 साल तक। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है और लगता है कि बच्चे को पेट में कीड़े हो रहे हैं, तो आपको अपने से मेडिसिन नहीं देना है। बिफोर 1 ईयर मेडिकेशन बच्चों में नहीं दी जाती है, तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए। अब यहाँ पर 10 फरवरी और 10 अगस्त हर साल यहाँ पे एक डेट है जो डिसाइड की गई है। दूसरा है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया को कम करने के लिए जो 6 बेनिफिशियर्स ग्रुप दिए गए हैं, 6 यहाँ पर इंटरवेंशन अपनाए गए हैं, वो यहाँ पे क्या है, एनीमिया मुक्त भारत। सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर से। 9 मंथ से लेके बच्चे की एज 15 साल तक। तो जब हम MMR वैक्सीन ही देते हैं तो जब बच्चे की एज कितनी हो जानी चाहिए, 9 मंथ कंप्लीट हो जाने चाहिए। 9 मंथ 2 डेज 3 डेज 15 डेज एटलीस्ट पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन जो MR वैक्सीनेशन कैंपेन है, क्या है, MR वैक्सीनेशन कैंपेन है, इसमें जो एज रखी गई थी वो थी 9 महीने से लेके 15 साल तक, जिसमें जो भी बच्चे ऑलरेडी MM और MMR वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके लिए कैंपेन है जो लगाया गया था। तो यहाँ पर आपको MR वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है एग्ज़ाम में आता है, तो यहाँ पर याद रखना है एज 9 महीने से लेके कितनी, 9 मंथ, लेकिन 15 साल से कम। 9 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए लेकिन 15 साल से कम एज है जो रहनी चाहिए। और जो यहाँ पर नेशनल MR वैक्सीन का कैंपेन है, आई थिंक फर्स्ट टाइम 2017 के आसपास लगाया गया था, लेकिन आप इसको फिर भी एक बार चेक कर लेना कि जो MR वैक्सीन है इसका जो एज है तो मुझे कंफर्म है कि 9 महीने कंप्लीट होना चाहिए लेकिन 15 साल से कम होना चाहिए एज। नेक्स्ट है यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज बाय प्रोजेस्टासाइड पर डे इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, जो हार्मोनल IUCD डिवाइस थी उसमें। तो जो क्वांटिटी होती है हार्मोन की, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है प्रोजेस्टासाइड। तो प्रोजेस्टासाइड जो
पर डे कितना हार्मोन रिलीज करेगी, 25 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी। तो जो प्रोजेस्टासाइट होती है पर डे रिलीज करती है 65 म्यूजी हार्मोन। कितना, 65 म्यूजी हार्मोन। ये रही यहाँ पर डिवाइस, आपको डिवाइस की इमेज याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। कॉमनली इसमें जो टोटल प्रोजेस्टेरॉन होता है वो होता है 38 mg। कितना, 38 mg, 38 mg। लेकिन यदि पर डे इसके रिलीज करने की बात करें तो पर डे 65 म्यूजी हार्मोन है जो रिलीज करेगा। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन होगा प्रोजेस्टासाइट का, ये क्या करेगा, जो थिक प्लग बनाएगा किसका, म्यूकस का, सर्वाइकल ओस के यहाँ पर, जिससे जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट ना कर पाए। जब प्लग बन जाएगा, सर्वाइकल ओस क्लोज की जाएगी म्यूकस से, थिक म्यूकस प्लग से, तो जो स्पर्म है वो क्या होंगे, वो पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएंगे, अंदर ही नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसका मेन काम क्या है, म्यूकस को थिक करना, जिससे सर्वाइकल ओस को क्लोज किया जा सके। पर डे कितना रिलीज करेगी, 65 म्यूजी, और टोटल कितना होता है इसमें, 38 mg। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग RU 486। RU 486 को लेके सही पॉइंट क्या है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, हैज एफिनिटी फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, सिंगल डोज ऑफ 10 mg प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी इन 90% केसेस, या फिर कॉज डिलेड मेंस्ट्रुएशन। RU 486 इसका दूसरा नाम क्या है, मीफेप्रोस्टोन। अब आपको जिनको RU 486 पता नहीं है तो मैं बता दूं, इसका दूसरा नाम है मीफेप्रोस्टोन, और ये अबॉर्शन के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। और ये क्या करेगी, इसके बारे में लेके जो सही पॉइंट है वो क्या है, वो है कॉज द डिले मेंस्ट्रुएशन। क्या होगा, कॉज द डिले मेंस्ट्रुएशन। RU 486 और मीफेप्रोस्टोन, it is a medication typically used in combination with misoprostol to bring about an abortion during the pregnancy। यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो मिसोप्रोस्टोल के साथ में मीफेप्रोस्टोन 486 को है जो दिया जाएगा, और इसका जो कॉम्बिनेशन है 97% है जो इफेक्टिव होगा। तो अब बात आती है मीफेप्रोस्टोन की, तो ये फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करने का काम नहीं करेगी, और ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर के प्रति क्या है, एफिलिएट है। यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन को ब्लॉक करने का काम करेगी। इम्प्लांटेशन को, जो डेसिडुआ में सेडिंग हुई है, स्लगिंग हुआ है, तो उसको इम्प्लांट होने से प्रिवेंट करेगी। सिंगल डोज इसका कितना होता है, 10 mg प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। यदि RU 486 को लिया जाए तो ये 10 mg तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी 99.1% केस में। लेकिन ये मेनली जो RU 486 मेडिसिन है किसके लिए यूज़ की जाती है, अबॉर्शन के लिए। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो प्रेगनेंसी होती है उसी को अवॉइड करने में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विटामिन ए इन वेजिटेबल सोर्स इज कॉल्ड। तो विटामिन ए को जो वेजिटेबल सोर्स है क्या कहा जाएगा, रेटिनॉल, कैरोटीन, पेंटोथेनिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए, डी, ई के सभी क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। लेकिन विटामिन ए का वेजिटेबल सोर्स क्या कहलाएगा, कैरोटीन। क्या होगा, कैरोटीन। और यदि एनिमल सोर्स पूछे, याद रखें आप, यदि वेजिटेबल सोर्स पूछा है तो कैरोटीन। क्या है, कैरोटीन। यदि एनिमल सोर्स, जो लोग मांस मच्छी खाते हैं उसके थ्रू आपको विटामिन मिलेगा तो वो होगा रेटिनॉल। दोनों याद रखना है। कैरोटीन है वेजिटेबल, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको मिलेगा विटामिन ए का टाइप, और जो रेटिनॉल है जो लोग एनिमल फूड खाते हैं उनके लिए जो मिलेगा वो होगा रेटिनॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच एंटीबॉडी इज एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एट कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडी कौन सी है, IgG, IgM, IgA या फिर IgE। आज के लिए आपको क्वेश्चन है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि किस में रहेगा, ह्यूमन मिल्क में और कोलेस्ट्रम में रहेगा। तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है जो कोलेस्ट्रम में कौन सा है, तो कोलेस्ट्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में होगा IgG। कौन सा, IgG। नेक्स्ट है यहाँ पर, मिल्क सीक्रेशन इन ब्रेस्ट ऑफ मदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मदर्स। तो यहाँ पर जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, लैक्टेटिंग मदर है, तो जो मिल्क का सीक्रेशन हो रहा है
ब्रेस्ट में, तो मदर के किस चीज़ पर इन्फ्लुएंस करेगा या फिर डिपेंड करेगा? न्यूट्रिशनल स्टेट, फिजियोलॉजिकल स्टेट, हार्मोनल स्टेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। मिल्क का सीक्रेशन जो ब्रेस्ट से हो रहा है, कोलोस्ट्रम निकल रहा है, तो ये डिपेंड करेगा माँ के न्यूट्रिशनल स्टेटस पर। माँ यदि कुपोषित है तो ब्रेस्ट से मिल्क निकलना है जो ना के बराबर होगा। फिजियोलॉजिकल स्टेट का मतलब माँ की कंडीशन कैसी है। हार्मोनल स्टेट का मतलब है कितना ऑक्सीटोसिन, कितना प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो रिलीज किए जा रहे हैं इस पर भी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज लेट डाउन रिफ्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। लेट डाउन रिफ्लेक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? मिल्क सीक्रेशन के लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए, मिल्क एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर मिल्क डाइजेशन के लिए। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स है, क्या है? लेट डाउन रिफ्लेक्स है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये होगा मिल्क इजेक्शन के लिए। लेट डाउन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्स वो क्या है यहाँ पर? वो होगा ऑक्सीटोसिन के थ्रू। और प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? प्रोलैक्टिन के थ्रू। नेक्स्ट है यहाँ पर वाइट हॉट स्पॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ विच डेफिशिएंसी। वाइट हॉट स्पॉट ये कौन से विटामिन की या फिर मिनरल की कमी के कारण होंगे? कैल्शियम की, विटामिन डी की, विटामिन ए की या फिर विटामिन सी की। तो वाइट हॉट स्पॉट देखने को मिलेंगे आपको विटामिन ए की कमी के कारण। इस तरीके से यहाँ पर जो आँख आपको दिख रही है, जो स्पॉटिंग देखने को मिल रही है, केरेटिन जो कि ह्यूमन की जो कंजक्टिवा है वहाँ पर केरेटिन क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? वहाँ पर केरेटिन का जो फॉर्मुलेशन है या फिर बिल्डअप है जो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? वाइट हॉट स्पॉट, जो कि यहाँ पर ओवल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है और इरेगुलर इन शेप में जो है हो सकता है। जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पॉट आप देख रहे हैं नीचे की तरफ आपको दिख रहा है। तो जो वाइट हॉट स्पॉट है इसमें क्या होगा? केरेटिन बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। कहाँ पर? कंजक्टिवा में, ह्यूमन आइज की कंजक्टिवा में केरेटिन बनना स्टार्ट होगा, जो कि या तो ओवल शेप में हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है या फिर किसी भी शेप में हो सकता है, जो कि साइन है विटामिन ए की कमी का, जिससे कॉर्निया है जो कैसी रहेगी? ड्राई रहेगी, ड्राइनेस देखने को मिलेगी। और एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है आँखों को लेके कि जब आँखों की क्लीनिंग की जाती है, आइस क्लीनिंग की जाती है, तो कैसे की जाती है? इनर टू आउटर कैंथस। आपको याद रखना है जब भी आइस क्लीनिंग पूछी जाए तो इनर टू आउटर कैंथस। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ वॉज हेल्ड इन। तो अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस है जो कब हुई थी? 12 सितंबर 1978 को, 14 सितंबर 1968 को, 14 सितंबर 1978 को या फिर अनब्दी अबब। तो जो अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी 12 सितंबर 1978 को। कहाँ पर हुई थी ये? तो ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए इस कॉन्फ्रेंस में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, पीएससी है, इसको भी डिसाइड किया गया था 12 सितंबर 1978 को। पहले कजाकिस्तान था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का जो यहाँ पर कंट्री है कजाकिस्तान, वहाँ पर इसकी क्या हुई थी? बैठक हुई थी। फिर इसी में हेल्थ फॉर ऑल है जो इसी बैठक के थ्रू है, जो हेल्थ फॉर ऑल 1978 में लिया गया था। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ड्रग किट ए प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। तो सब सेंटर में किट ए और किट बी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो कौन सा कंटेंट है जो सब सेंटर में किट ए प्रोवाइड करवाई जाती है? वो उसका नहीं है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, टैबलेट पैरासीटामोल और पीसीएम, टैबलेट कॉट्रीमैक्सोल एंड लास्ट वन इज द विटामिन डी। तो किट ए और किट बी दोनों कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है? सब सेंटर में। अब सब सेंटर में जो किट होती है किट ए, उसमें जो नहीं होगा वो होगा टैबलेट पैरासीटामोल, क्योंकि जो टैबलेट पैरासीटामोल है सब सेंटर की किट बी में रहेंगी। आपने पढ़ा है कि किट ए किट बी, सब सेंटर में जो किट मिलेंगी किट ए मिलेगी किट बी मिलेगी। इनका कंटेंट मैंने आपको बोला था, आपको इनका कंटेंट याद रखना है। तो किट ए में जो सामान नहीं है वो क्या होगा? वो होगा टैबलेट पैरासीटामोल। किट ए में होगा ORS, आयरन फॉलिक एसिड की स्मॉल एंड लार्ज टैबलेट, विटामिन ए सॉल्यूशन और कॉट्रीमैक्सोल। लेकिन यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा? टैबलेट पैरासीटामोल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन। तो इनमें से क्या है जो 5 साल से कम एज की बच्चे, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन का मतलब है
जिनकी उम्र 5 साल नहीं हुई है उससे कम एज के बच्चे क्या चीज़ें उनकी हेल्थ पर अफेक्ट करेंगी, ग्रोथ पर कैसे मॉनिटरिंग करेंगे। अपगार स्कोर से, वेट मॉनिटर करके, रोड टू हेल्थ चार्ट से या फिर हेल्थ एजुकेशन से। तो जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है, जिनके 5 साल से कम है, यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात करें कि बच्चा हेल्दी डिलीवर हुआ है नहीं, तो वो हम अपगार स्कोर से करेंगे। लेकिन यहाँ पर अंडर 5 ईयर है चिल्ड्रन, तो हम कैसे करेंगे बच्चे को रोड टू हेल्थ चार्ट। उसमें आपको बच्चे की हाइट और वेट है जो किस तरीके से नॉर्मली ग्रो हो रहा है नहीं, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, तो वो क्या होगा, रोड टू हेल्थ चार्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वेट ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज अबाउट। तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वजन कितना होता है, प्रेगनेंसी में तो 1000 ग्राम तक चला जाता है, लेकिन जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट होती है तो यूट्रस का वेट कितना होगा, 30 से 40 ग्राम, 60 से 80 ग्राम, 80 से 100 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम। तो नॉर्मल नॉन प्रेगनेंसी में यूट्रस का वजन होता है कितना, नॉर्मली होता है 60 से 80 ग्राम, कितना 60 to 80 ग्राम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग इज नोन एज। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि पूरे लंग्स को ही हमने सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया, क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा, बायोलेबेक्टोमी, न्यूमोनेक्टोमी, लोबेक्टोमी या फिर प्लूरोटोमी। तो कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा जिसमें पूरे लंग्स को क्या है, पूरे एंटायर लंग्स को ही रिमूव कर दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा न्यूमेक्टोमी। क्या होगा, न्यूमोनेक्टोमी। और न्यूमेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें लंग्स के किसी एक लोब को या फिर पूरे लंग को है जो रिमूव कर दिया जाएगा। यदि एक लोब को रिमूव किया जाता है तो वो होगा लोबेक्टोमी, लेकिन यदि लंग के ज़्यादा पार्ट को, सेगमेंट को रिमूव करेंगे तो वो होगा सेगमेनेक्टोमी। लेकिन पूरे एंटायर लंग की बात हो रही है तो क्या कहलाएगा, न्यूमोनेक्टोमी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द न्यूनेट इज क्लीन इन द डाइवर्जन ऑफ। तो न्यूनेटल बेबी हुआ है, आफ्टर द डिलीवरी न्यूबॉर्न बेबी को हम क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं। तो बेबी की जब हम क्लीनिंग करते हैं किस वे में करेंगे, साइड बाय साइड, बैक टू फ्रंट, सेफेलोकॉर्डल या फिर नन ऑफ द अबव। जब हम बेबी की जो क्लीनिंग करते हैं तो किस मैनर में करेंगे, बच्चे को पहले साइड से पोंछेंगे, क्लीन करेंगे, बैक से पहले पीछे क्लीन करेंगे, फिर आगे, या फिर हेड टू टोय। सेफेलो का मतलब हेड टू टोय। तो जो यहाँ पर हम क्लीनिंग करेंगे वो होगी हेड टू टोय। कौन सी, हेड टू टोय क्लीनिंग, और सेफेलोकॉर्डल क्लीनिंग है जो करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इनफंडिबुलम में, एम्पुला में या फिर नन ऑफ दीज में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पर। आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ ओरल टेम्परेचर द थर्मामीटर मस्ट बी क्लीन फ्रॉम। तो यदि आपने ओरल टेम्परेचर चेक किया थर्मामीटर से, तो ओरल टेम्परेचर चेक करने के बाद आप थर्मामीटर को किस तरीके से क्लीन करेंगे, फ्रंट से, फ्रंट टू बैक से, फ्रॉम स्टीम टू बल्ब ऑफ थर्मामीटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि आपने थर्मामीटर ओरल टेम्परेचर चेक किया है तो आप किस तरीके से क्लीन करेंगे, फ्रॉम स्टीम टू बल्ब। कहाँ से, स्टीम से बल्ब की तरफ। यहाँ पर जो आपको एक इमेज दिख रही है एग्जाम में आई थी इसलिए यहाँ पे ऐड की हुई है। लेकिन यदि आपको पूछा जाता है कि ओरल में बात हो रही है तो किस तरीके से क्लीन करना है, स्टीम टू बल्ब। ओरल टेम्परेचर लेने के बाद थर्मामीटर कहते हैं तो आपको किस तरीके से क्लीन करना है, स्टीम टू बल्ब साइड। कहाँ से, स्टीम टू बल्ब साइड। और एक और इमेज दिख रही है नॉर्सेट 2022 में आई थी। तो ये यहाँ पर कौन सा थर्मामीटर है, ये भी एक थर्मामीटर का टाइप है। ये है वन टाइम यूज़ करने वाला थर्मामीटर, देन आफ्टर आपको इसके लिए थ्रो कर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट हैज़ बीन पास्ड इन द ईयर। तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है जो कब पास हुआ था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था 1987 में। कब, 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या है, एंटीबाइटेड, एंटीफ्लेक्स्ड, बोथ एंटीबाइटेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड।
तो यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चन लाए गए हैं आपके नॉर्सेट के अलावा जो लोग CHO का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की वो होती है एंटीवर्टेटेड एंटीफ्लेक्स्ड, कैसी होगी? एंटीवर्टेटेड एंटीफ्लेक्स्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डेनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कि प्रेगनेंसी में जो लेडी है प्रेग्नेंट वुमेन है उसको क्या हो गया? एनीमिया हो गया। एनीमिया का मतलब यहाँ पर हिंदी में कहें तो खून की कमी हो गई है उसके लिए। तो कौन सा टर्म है जो यहाँ कितनी वैल्यू है ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगी? हीमोग्लोबिन 11%, HB 12%, HB 9% या फिर HB 13%। तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है जब 9% से भी कम हो जाए तब लेडी किस में कंसीडर की जाएगी? एनीमिया में। इसमें एनीमिया में नॉर्मल वैल्यू होती है 12 ग्राम पर DL, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO के नॉर्मली आप यदि बात करते हैं तो यदि बिलो 11 जा रहे हैं तब आपको क्या कहा जाएगा? एनीमिया। लेकिन प्रेगनेंसी में जब यही हीमोग्लोबिन लेवल 9 to 10.9 ग्राम पर DL चला जाता है, मीन्स बिलो 9 जाता है, तो ये क्या है आपका? ये हो जाएगा एनीमिया। फिर माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी आती है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, यदि माइल्ड एनीमिया है तो बिलो 9 रहेगा, मॉडरेट है तो 7 to 9 तक रहेगी रेंज, सीवियर है तो 4 to 7 तक के रेंज रहेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी कितने टाइम तक के लिए रहेगी? 10 लूनार मंथ तक और 10 लूनार मंथ, 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज, 40 वीक्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जब हम LMP कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? जिसमें 9 जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हम यूज़ करेंगे, 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करते हैं, 10 लूनार मंथ ऐड हो जाते हैं। यदि हम 28 दिन का मंथ काउंट करेंगे तो वो यहाँ पर 10 लूनार मंथ हो जाएंगे, और वीक्स में करें तो 40 वीक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। का आंसर होगा D, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी। तो जिन बच्चों की एज 1 साल से 6 साल तक हो जाती है तो उनको विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है। तो कब दिया जाता है? एवरी 3 मंथ में, एवरी 6 मंथ में, ईयरली या फिर एवरी 8 मंथ में। तो जिन बच्चों की एज 1 से 6 साल तक हो जाती है तो उनको विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है एवरी 6 मंथ में। कब? एवरी 6 मंथ में विटामिन ए का डोज है जो दिया जाता है। कितना दिया जाता है ये भी एग्जाम में आता है। तो यदि बच्चे की एज 12 महीने से 59 मंथ तक, 59 मंथ तक हम कहें या फिर 6 ईयर तक कहें तो 2 लाख यूनिट आयु, और यदि यहाँ पर 1 साल से कम है तो 6 महीने से 11 महीने तक है तो 1 लाख। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड। तो ब्रेस्ट है ये किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है? चेंजेबल फॉर्म है, सेबेसियस ग्लैंड का, बर्थोलिन ग्लैंड का, स्वेट ग्लैंड का या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो जो ब्रेस्ट है किसका मॉडिफिकेशन है? कौन सी ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? तो ये स्वेट ग्लैंड का। किसका? स्वेट ग्लैंड, जिसको यहाँ पर ब्रेस्ट को क्या कहा जाता है? मेमरी ग्लैंड, जो कि मिल्क प्रोडक्शन में बेबी के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन है। व्हाट इज द टर्म वेट ऑफ यूट्रस? टर्म वेट ऑफ यूट्रस का मतलब है जो नॉर्मली यूट्रस का वजन होता है वो होता है 60 ग्राम, 60 ग्राम, लेकिन टर्म वेट ऑफ यूट्रस की बात की जा रही है तो कितना होगा? 700 ग्राम, 900 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 600 ग्राम। टर्म वेट ऑफ यूट्रस, टर्म वेट का मतलब है कि 37 कंप्लीट वीक के बाद, जब जेस्टेशनल पीरियड 37 वीक कंप्लीट हो गया है उसके बाद है जो यूट्रस का वजन कितना होगा? तो यूट्रस का वजन होगा जब कितना? 900 ग्राम तक। एवरेज वेट होता है टर्म यूट्रस का 900 से 1000 ग्राम, और जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वजन होता है 60 ग्राम, कितना? 60 ग्राम तक। तो यहाँ पर आपको कहा है टर्म वेट। टर्म वेट पूछें जब भी तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि 37 वीक का जेस्टेशनल पीरियड होने के बाद यूट्रस का वजन पूछा है तो 900 से 1100 ग्राम तक हो सकता है, 900 ग्राम से 1100 ग्राम तक। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कहें, यदि आपको एक टर्म यहाँ पे रेस कर दिया जाए और कहें कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ द यूट्रस, तब आप कहेंगे 60 ग्राम।
लेकिन यहाँ पे आपको कह दिया जाए कि टर्म वेट क्या होगा यूट्रस का, तब आपको कहना है 900 ग्राम। नेक्स्ट वन इज द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। तो ऐसा कनेक्शन जो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में, वो भी फीटल लाइफ में, मतलब यूट्राइन लाइफ में ही, फीटल लाइफ में ही जो कनेक्शन है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में, वो क्या कहलाएगा? पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस वीनोसिस या फिर डक्टस आर्टरियोसिस। तो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच का फीटल लाइफ का कनेक्शन कहलाएगा आपका डक्टस वीनोसिस। एग्जाम में अभी देखो पूरी चीज़ें आएंगी जो यहाँ पे ऐड की गई हैं। डक्टस वीनोसिस हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा इसमें ऑक्सीजन का, फीटल लाइफ में डक्टस वीनोसिस में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी। प्लेसेंटा जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होगा। अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी फीटस से प्लेसेंटा में, फीटस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैरी करने का काम करेंगे कौन? अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेंगी फीटस को, प्लेसेंटा टू द फीटस। फोरामेन ओवल राइट और लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करने का काम करेगा डक्टस वीनोसिस, जो कि यहाँ पर अम्बिलिकल वेन और आईवीसी के बीच का कनेक्शन है। नेक्स्ट वन इज एमनियोटिक फ्लूइड इज विच काइंड ऑफ नेचर। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नेचर है वो कैसा होगा? एल्कलाइन, एसिडिक, बेसिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर होता है एल्कलाइन नेचर का। इसकी जो ग्रेविटी होती है वो होती है 1.010। अब यहाँ पे आप देखिए, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर पूछे तो क्लियर कॉन्साइज कलर का होगा। एमनियोटिक फ्लूइड की जो कलर एबनॉर्मलिटीज बहुत एग्जाम में आती हैं कि यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर इस तरीके का है तो कौन सी प्रॉब्लम है, तो वो आपको पूरा याद रखना है। यदि नेचर की बात करें तो एल्कलाइन, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010। नेक्स्ट है यहाँ पर इंट्राओसियस इंजेक्शन इज गिवन इन। तो इंट्राओसियस इंजेक्शन कहाँ पे दिए जाते हैं? स्पाइनल कैविटी में, बोन मैरो में, मसल्स में या फिर वेन में। तो इंट्राओसियस इंजेक्शन दिए जाते हैं बोन मैरो में। कहाँ पे? बोन मैरो में इंजेक्शन को दिया जाता है। हाउ मेनी एंटीनेटल विजिट्स शुड बी रिक्वायर्ड। तो एंटीनेटल विजिट कितनी जरूरी होती हैं? तो वो 3, 4 या फिर 6। तो यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग यदि एंटीनेटल विजिट की बात करें हम, तो एटलीस्ट 4 विजिट है जो ज़रूरी होती हैं। कितनी? 4 विजिट। मिनिमम ऑफ 4 एंटीनेटल विजिट शुड बी रिक्वायर्ड। फर्स्ट विजिट विद इन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एज सुन एज प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड, जैसे ही आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो मतलब आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, वो आपकी पहली एंटीनेटल विजिट होगी। दूसरी विजिट होगी 14th एंड 26th वीक के बीच में, 14 से 26 वीक के बीच में। तीसरी विजिट होगी 28 वीक एंड 34 वीक के बीच में। फिर आती है चौथी विजिट जो कि 36 वीक या फिर टर्म मतलब 37 वीक के बाद होगी। तो यदि एज एन WHO के पूछे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो एटलीस्ट 4 विजिट तो जरूरी ही होती हैं। फिर आपको एक क्वेश्चन आता है, यदि पॉसिबिलिटी हो तो एवरी मंथ चेकअप कराएं आप अपना। लेकिन यदि 8th मंथ की बात की जाए तो जब 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो तब महीने में 2 बार, कितना? महीने में 2 बार आपको चेकअप कराने जाना है। जब 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो एवरी वीक आपको अपना चेकअप कराने जाना है। क्या है? जो एज एन WHO के और जो बेसिक प्रायोरिटी वाइज यदि आप अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको इतनी एंटीनेटल विजिट करवानी होगी। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरी नीड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी? 300, 400, 200 या फिर 100। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को जो एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी 300 किलो कैलोरी। कितना? 300 किलो कैलोरी पर डे। इनके हिसाब से पूछते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है तो कितना एक्स्ट्रा कैलोरी आपको लेना है, तो आप उसमें आप कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है। अप्रॉक्सीमेट जो वेट गेन होगा प्रेगनेंसी में वो होता है 11 किलोग्राम, एटलीस्ट 11 kg तो बढ़ना ही चाहिए। फिर यहाँ पर कैलोरी की ज़रूरत की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1800 कैलोरीज पर डे। जो सेकंड आएगा और थर्ड आएगा तो इसमें कैलोरी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इनकेस आपको पूछते हैं डायरेक्ट एग्जाम में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी लेना है, तो एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट में।
सेकंड और थर्ड में रहेगी। तो यहाँ पर यदि आपको डायरेक्ट पूछें कि प्रेग्नेंट वुमेन में कितनी कैलोरीज की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, तब आपको कहना है कितना 300, कितनी 300। लेकिन यदि लैक्टेटिंग मदर में पूछें तो 500। फिर आयरन की बात करें प्रेगनेंसी में तो 100 mg पर डे के हिसाब से आयरन, 500 mcg पर डे के हिसाब से फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज द व्हाट टू यूज टू कैलकुलेट द ईडीडी। तो आप ईडीडी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम एलएमपी फ्रॉम पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड बेस्ड ऑन एमनोरिया आफ्टर नन ऑफ द अबव। फ्रॉम एलएमपी का मतलब है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर बेस्ड ऑन एमनोरिया मतलब आपके पीरियड्स एब्सेंट है तो आपको लगेगा कि प्रेग्नेंट है। ऐसा नहीं है तो कैलकुलेट किया जाएगा एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए या फिर ड्यू डेट के लिए, तो वो होगा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 महीने प्लस 7 डे इक्वल टू ईडीडी। और नेगल्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी में होता है जब, तो ये क्यों होगा? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम के कारण, इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड्स ऑन मदर्स लीवर, डिक्रीज डाइटरी इंटेक या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रेगनेंसी में जब 11 ग्राम पर डीएल से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए तब इसको एनीमिया कंसीडर किया जाता है। फिर यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है प्रेगनेंसी में? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है इसके कारण, बिकॉज इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कौन से होंगे? एक्लेम्सिया, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रेगनेंसी में एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया दो तरीके के हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होते हैं। कौन कौन से? एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। तो यहाँ पर एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में दोनों में क्या होगा? एक ही डिफरेंस होता है। तो एक्लेम्सिया में क्या होगा? कभी भी फिट्स नहीं आती हैं, सॉरी एक्लेम्सिया में फिट्स आती हैं लेकिन प्री एक्लेम्सिया में फिट्स नहीं आती हैं। एक बेसिक और दोनों के बीच का डिफरेंस यदि पूछा जाता है, एक्लेम्सिया में फिट्स आती हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, लेकिन प्री एक्लेम्सिया में नहीं आएगा। बीपी हाई रहेगा, हेडेक होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, पॉलीयूरिया होगा और यहाँ पे साथ ही साथ ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी में क्या? एक्लेम्सिया। वॉमिटिंग डिसऑर्डर पूछे तो वो होता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट टीटी इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एट ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहला टीटी का इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन कब किया जाएगा? 12th वीक में, 16th वीक में, 20 वीक में या फिर 24th वीक में। जो फर्स्ट टीटी इम्यूनाइजेशन किया जाएगा वो होगा 16th वीक में। कब? 16th वीक में। इसके बाद 1 महीने का ब्रेक दे के दूसरा टीटी इंजेक्शन दिया जाएगा। 2 टीटी के इंजेक्शन दिए जाते हैं, दोनों के बीच में 1 महीने का ब्रेक दिया जाता है और गैप दिया जाता है। नर्सिंग का सबसे फेमस क्वेश्चन जो आपको हर एक नर्सिंग एग्जाम में आता है वो आपकी लिए रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है द फंडस ऑफ द यूट्रस रीच अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो फंडस है जो यूट्रस का अम्बलाइकस की एज एन हम ये कह सकते हैं लेंथ तक कब किस वीक में पहुंचेगा? 20 वीक, 24 वीक, 26 वीक या फिर 36 वीक की प्रेगनेंसी में। मतलब फंडस हाइट है जो अम्बलाइकस तक कब पहुंचेगी? 24th वीक की प्रेगनेंसी में। 24 वीक की प्रेगनेंसी में ये देखिए फंडल हाइट को प्यूबिस सिम्फाइसिस से लेके एक्सीफेस्टर्नम तक मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर 16 वीक में 3 फिंगर बिट्स अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब 3 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस के। 20 में 3 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस, 24 में अम्बलाइकस तक पहुँच जाएगा। 3 फिंगर का मतलब है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। 36 वीक में कोस्टल आर्च तक, कहाँ तक? कोस्टल आर्च तक। फिर आफ्टर 36 वीक के बाद है जो ये देखिए 36 वीक के बाद क्या होगा? यहाँ पे 36 वीक तक एक्सीफेस्टर्नम तक पहुँच जाएगा। आफ्टर दैट बेबी क्या हो? थोड़ा सा डाउन आएगा, इसको हम क्या कहेंगे? लाइटनिंग। क्या कहेंगे? लाइटनिंग। और वेलकम साइन ऑफ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्सियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। जनरली जो कॉन्सेप्सियस मटेरियल होगा फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में,
बट इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना हो के कहीं और हो जाए, ओवरी में हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, या फिर फिमरी के यहाँ पे हो जाए, कहीं पे भी हो जाए अदर देन द यूट्रस के, तो ये क्या कहलाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज या फिर अबॉर्शन। तो यदि जो कंसेप्शियस मटेरियल एक्सपेल्ड आउट हो जाए, बाहर आ जाए वेजाइना के थ्रू, तो वो कहलाएगा अबॉर्शन। यदि ब्लीडिंग होती है 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो वो होगा एंटीपार्टम हेमरेज। मोलार प्रेगनेंसी को हम फॉल्स प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें कॉन्सेप्शियस मटेरियल इम्प्लांट होता है यूट्रस कैविटी के बाहर या फिर यूट्रस के बाहर, तो ये कहलाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ट्यूबल प्रेगनेंसी। ये देखिए यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन है वो यहाँ पर ना होके फर्टिलाइजेशन का इम्प्लांटेशन भी यहीं पे हो जाता है, तो क्या कहलाएगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन कॉमनली, यदि कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछे तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में सबसे ज़्यादा होती हैं। याद रखें, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फेलर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग ऑफ। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर 36 की जगह 48 आवर भी आपको रखे जा सकते हैं। 48 घंटे को काउंट किया जाता है कि बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके यदि उसने 48 घंटे तक अपना जो फर्स्ट स्टूल है जिसको हम कहते हैं मेकोनियम वो पास नहीं किया, तो यहाँ पर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। जब बाहर ही नहीं, आउटपुट नहीं होगा, तो इनपुट कैसे होगी? तो पुअर फीडिंग भी रहेगी। रेक्टम खाली है तो ये क्या है? हिरस्प्रिंग्स डिसीज है, अपेंडिसाइटिस है, माल एब्जॉर्प्शन है कि पेरिटोनाइटिस है? तो ये कहलाएगा हिरस्प्रिंग्स डिसीज और कंजेनाइटल मेगा कोलोन। यहाँ पर जो गैंग्लियोनिक सेल्स है एब्सेंट रहेंगी, क्या होंगी? गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी, जिसके कारण ना तो जनरली गैंग्लियोनिक सेल्स इस तरीके से रहेंगी, लेकिन कंजेनाइटल जो मेगा कोलोन है या फिर हिरस्प्रिंग्स डिसीज है इसमें गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट रहेंगी और ये एरिया क्या कहलाएगा? हिरस्प्रिंग्स डिसीज, जिसमें बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके वो अपने 48 घंटे तक स्टूल पास नहीं करता है, तो हिरस्प्रिंग्स डिसीज है जो डायग्नोस की जाएगी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोशिश की जाती है कि आप सभी के आंसर्स दे पाएँ, कमेंट बॉक्स में भी और इवन व्हाट्सएप में भी। और जो भी लोग MP व्यापम या फिर ऑल अदर स्टेट CHO के पेपर्स लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पेपर्स को आके ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है, सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज, सीरम हेपेटाइटिस को क्या कहा जाता है? हेपेटाइटिस A, B, E या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस? तो यहाँ पर मैं आपको छोटा शॉर्ट वे में बताती हूँ कि हेपेटाइटिस जनरली 4 तरीके का मेन कंसीडर किया जाता है, हेपेटाइटिस A, B, C एंड E। तो हेपेटाइटिस A और E होगा किससे? फीको ओरल रूट के थ्रू, या फिर हम ये कहेंगे कंटामिनेटेड जो भी आइटम्स है उसके थ्रू। फिर आता है B एंड C, तो हेपेटाइटिस B और C ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, निडल प्रिक इंजरी से भी हो सकता है। अब आपको बताना है कि सीरम हेपेटाइटिस कौन सा है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। थैंक यू।